नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सिटीलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त भोपाल की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार ने ट्रैफिक आरक्षक को टक्कर मार दी है। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी को रोकने पर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार के बोनट पर आरक्षक लटक गया। कार का बाइक से पीछा करते ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ यह हादसा हुआ है। पिपलानी पेट्रोल पंप के सामने चेकिंग पॉइंट लगा था, जहां पे चेकिंग हो रही थी और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रैफिक पुलिस को चोट आई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मार दी गई। और इंदौर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार से जब्त 7 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान ये 7 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इंदौर देवास जिला के बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी। खुड़ैल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान 7 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इधर जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम विस्फोट केस में आरोपी फहीम खान की रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। इस दौरान आरोपी फहीम खान पर कानून का खौफ नहीं दिखा। फहीम खान बेशर्मी की हद पार करते हुए मीडिया के कैमरे के सामने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कोर्ट के अंदर गया, जबकि उस समय पुलिस जवान भी वहां पर मौजूद थे। बता दें कि 25 अप्रैल को रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में भयानक विस्फोट हुआ था, जिससे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना की जांच NIA और NSG कर रही है। आधार तार वाले प्रकरण में जो आरोपी फहीम था, उसका रिमांड अवधि पूरे होने पर उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है। वहीं उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को रेप के आरोप में बड़वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ 29 अप्रैल को बड़वानी के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से अभय सिंह फरार हो गए थे। पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही थी। खराड़ी ने चालाकी दिखाते हुए अपना मोबाइल बंद कर लिया था। पुलिस की टीम सबसे पहले धार पहुंची, वहां से इंदौर आई। उसके बाद साइबर टीम की मदद से भोपाल में दबिश देकर उन्हें दबोच लिया गया। बता दें कि उज्जैन से पहले अभय सिंह खराड़ी बड़वानी में पदस्थ थे। आरोप है कि तभी उन्होंने महिला कर्मचारी के साथ रेप किया था। 29 अप्रैल को FIR दर्ज कराई थी कि उसके साथ वर्ष 2016 में उसके जिस अधिकारी के SDM के अंडर में काम करती थी अभय सिंह खराड़ी, जो बड़वानी में पदस्थ थे, उन्होंने उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करा, जिसकी FIR दर्ज कराई थी पीड़िता ने। उसी की FIR पर से जो वर्तमान में अभी डिप्टी कलेक्टर हैं अभय सिंह खराड़ी उज्जैन में, उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस केस से जुड़े कई आरोपियों की करीब 205 करोड़ रुपए की उससे भी ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। जिन आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है, उनमें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई आरोपी अनवर ढेबर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी समेत कई आरोपी शामिल हैं। ईडी ने एक्सपोस्ट में ये जानकारी साझा की है कि आरोपियों की कुल 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। पूर्व IAS अनिल टुटेजा की 14 संपत्तियां अटैच की गई है, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ 88 लाख रुपए है। सबसे ज्यादा कीमत की 115 संपत्तियां अनवर ढेबर की है, जिसकी कीमत 116 करोड़ रुपए है, जिसमें जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन कोर्ट और शंकर नगर मेन रोड में एकॉर्ड बिजनेस टावर के नाम से 8 मंजिल की एक कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है। आरोपी विकास अग्रवाल की 1 करोड़ 54 लाख की 3 संपत्तियां, आरोपी अरविंद सिंह की लगभग 13 करोड़ की 33 प्रॉपर्टी, अरुणपति त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28 करोड़ 13 लाख की 9 संपत्तियां, नवीन केडिया के 27.96 करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त किए गए हैं।
आशीष सौरभ केडिया दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1.2 करोड़ की संपत्ति और एक वाहन जब्त किया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खंडवा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 15 राइफल, 5 पिस्तौल और भारी मात्रा में कई राउंड कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही एक बंदूक व्यापारी को भी हिरासत में लिया है। खंडवा जिले के आसपास के गांव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बंदूक और राइफलों के साथ जंगल क्षेत्र में और आसपास घूमते हुए देखे गए हैं। पुलिस ने आज 12 बोर बंदूकें, 3.22 की राइफलें और 5 अवैध पिस्टल बरामद की और लगभग 150 के करीब कारतूसें भी इसमें जब्त हुए हैं। इस पूरी कार्रवाई में अभी तक 8 व्यक्ति पकड़े गए हैं। वहीं सूरजपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने लाखों रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है उन पर। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सूरजपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शशि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही लाखों रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सूरजपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो लगातार हम इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। लाखों की धोखाधड़ी का यह आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितेश जुड़े हुए हैं। नितेश, बताइए क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं बताऊं कि ये सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पीड़ित जयशंकर गुप्ता जो है वो शशि सिंह जो सरगुजा के कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी है, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि लगभग कुछ साल पहले 4.5 लाख रुपए ये गाड़ी खरीदने के नाम से उनसे ली थी पैसा, जिसके बाद ये लगातार पैसा मांगते रहे, लेकिन इनके घुमाते रहे शशि सिंह। उसके बाद ये लास्ट में थक हार के ये कोतवाली थाने आए, जहाँ पे शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और पूरे मामले की अभी जांच कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे और अपडेट के लिए आपके पास जुड़ेंगे। तो खबर सूरजपुर से है, जहां एक कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो एक महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीड़ित महिला कमलावती का आरोप है कि उसके पिताजी के द्वारा उसके पुश्तैनी जमीन को ग्राम पंचायत के लिए दिया गया था। पंचायत भवन के बगल की जमीन पर महिला के द्वारा अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर राजीव सिंह निर्माण कार्य को तोड़ने की धमकी देने लगी और मारपीट कर गाली गलौज किया। पूरे मामले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो एक साइड मैं बनवा रही हूँ घर, एक साइड मेरा भाई लोग बनवा रहे हैं। तो उसको जा के बार बार धमकी देते हैं कि मार दूंगा, ये करूंगा, तोड़ देते हैं। 2-3 बार वैसे ही हुआ है झगड़ा, और फिर तोड़े भी। कलम को मेरा भैया बनवा रहे थे उसको। कलावती निवासी धनेश्वरपुर की थाना उपस्थित आकर आवेदन प्रस्तुत की, जिसमें राजू सिंह के द्वारा उनके साथ गाली गलौज मारपीट के संबंध में आवेदन दी, जिस पर थाना में नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ दुर्व्यवहार अभी कुछ दिन पहले ही राधिका खेड़ा के साथ जो कांग्रेस के नेता ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को संजो नहीं पा रहे हैं, तो महिलाओं का सम्मान वो कैसे करेंगे?
इधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता सुशील आनंद शुक्ला और कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के बीच चल रहा विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार शाम को 3 घंटे तक लगातार सुशील आनंद और राधिका खेड़ा के अलावा 2 प्रत्यक्षदर्शी नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा से विवाद को लेकर पूछताछ की। दीपक बैज ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत हुई, जिसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेज दी गई है। एआईसीसी ही तय करेगा कि कौन गलत है और कौन सही। बैज ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के घर का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। वहीं अपनी मां के साथ दीपक बैज से मिलने पहुंची राधिका खेड़ा ने पूछताछ के बाद कहा कि वो बहुत परेशान है और अपनी बात पीसीसी अध्यक्ष को बता दी गई है। पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, तो प्रत्यक्षदर्शियों नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि उनकी घटनाक्रम उनके सामने हुआ है, विवाद जैसी बात नहीं है। क्या राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है? इस सवाल पर दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ को 24 घंटे के भीतर इस विवाद को लेकर रिपोर्ट सौंपने कहा है, जिसके बाद दीपक बैज ने सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया था। सारी इंक्वायरी चल रही है, मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे, मैं पक्का बात करूँगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है। इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, ये ऐसी चीज तय करेंगे। नहीं, अभी कोई निष्कर्ष नहीं। दो की जो भी बात है घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को या चीज़ों को मैसेज हम लोग कर देंगे। राधिका जी स्वयं अपने आप में एक सक्षम और एक सशक्त महिला, हमारी लीडर है, हमारी नेता है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस प्रकार बढ़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रही है। इस मामले का मुझे लगता है अध्यक्ष जी के पास बैठकर सारे लोगों से चर्चा हो चुकी है और पटाक्षेप मुझे लगता है मामले। वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। बता दें कि जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पटवारी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। अभी डबरा थाने में जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, एक वीडियो भी उसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके विरुद्ध व्यक्तिगत अवैध टिप्पणी की जा रही है। तो इस पर से जीतू पटवारी जी के खिलाफ एक 509 आईपीसी और SC/ST की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके डबरा थाने में विवेचना में लिया है। ये किसी स्त्री के खिलाफ कुछ सील भंग करने की दृष्टि से कुछ अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित ये धारा है, और फरियादिया जो हैं उसमें वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, इसलिए उसमें SC/ST की धारा भी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर एमपी की महिलाओं में भी काफी आक्रोश है। महिलाएं जीतू पटवारी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी नेता को इस तरह की टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। आप भी सुनिए भोपाल और ग्वालियर की महिलाओं ने क्या कहा। मैं कहूँगी जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए जीतू भाई के ऊपर, जो भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, किसी के ऊपर भी कोई भी करे उसके ऊपर भी जल्दी से होना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। बहुत ही निंदनीय कथन कहा है एक आदरणीय महिला के लिए, तो न जाने एक सामान्य महिला के लिए वो क्या क्या कह सकते हैं, गॉड नोज। बहुत ही अपमानजनक अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है एक सम्माननीय महिला का। समाज में जब वो इस तरह से निंदा कर रहे हैं तो एक सामान्य महिला तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की नीति नीयत हमेशा खराब रहती है, वो इसी तरह की महिलाओं के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत निंदनीय है। मैं तो यही कहूँगी बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं का सम्मान सभी को करना चाहिए और इनके ऊपर केस करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। जीतू पटवारी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है बहुत ही निंदनीय है। उस पार्टी के दृष्टिकोण का एक जीवंत उदाहरण है कि उनकी पार्टी में ऐसे ही महिलाओं का सम्मान नहीं है कहीं, तो मैं ऐसी पार्टी की भर्त्सना करती हूँ। ये जो नज़र कितनी गंदी है कि ये कैसी सोच रख रहे हैं कि महिलाओं को इस तरीके से देखेंगे। किसी भी महिला को इनकी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए, मतलब ये सम्मान ही नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं बहुत मजबूत है और ये तंज कसेंगे
तो इनकी निंदा स्वाभाविक होगी। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा ये एक गंभीर विषय है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसे बोलने में भी शर्म आ रही है। पाटीदार ने कहा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरी कांग्रेस की सोच क्या है, इससे ये साबित हो गया है। राज्यसभा सांसद से बात की हमारी संवाददाता ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लगातार पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में इंदौर में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बतौर महिला मुझे हम लोग सारी बहनें इस बयान के लिए घोर निंदा करते हैं जीतू पटवारी जी की। मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी गंदे शब्द वो किस गंदी डिक्शनरी से लेकर आते मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो आप लोग के सामने बता भी नहीं सकती कि कितना उन्होंने गलत हमारी वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी जी के बारे में बोला है। ये अपमान सिर्फ हमारी बहन का नहीं है, भारत की एक एक नारी का है, जो हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये जीतू पटवारी नहीं, कांग्रेस के सारे नेता, कितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मेरे पास एक फतेह लिस्ट है, पूरी फेयर लिस्ट है उनकी, जिनमें उनके बारे में चिट्ठा है, जग जाहिर है कि उन्होंने समय समय पर बहनों को अपमानित करने का काम किया। कोई आइटम बोल रहा है, कोई टंच माल बोल रहा है, कोई रस ढूंढने का काम कर रहा है। मुझे तो शर्म आती है उनकी सोच पर कि वो बहनों को किस नज़र से और किन मानसिकता, ये कांग्रेस की गंदी मानसिकता का परिचय देने का काम उनके अध्यक्ष ने किया है। आगे क्या रहेगा आप लोगों का एक्शन? क्या अभी उनके घर जा रहे हैं और किस तरीके के आगे के एक्शन? देखिए, लोकसभा स्तर पे महिला मोर्चा इंदौर ग्रामीण और नगर की सभी बहनें, कम से कम 500-700 बहनें पटवारी जी के घर का घेराव करेगी, उनको चूड़ियाँ भेंट करेगी और उनको ये संदेश देगी कि जिस प्रकार वो बार बार महिलाओं पे और नारियों पे टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो या तो वो चूड़ियाँ पहन ले, या तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, या तो इस प्रकार की बोलना बंद करके, जिस प्रकार से उनने विधानसभा में ये परिपाटी और उससे पहले चालू की है, तो उनकी भाषा शैली की वजह से पूरा कांग्रेस इंदौर से तो साफ हो गया। अगर वो उनकी यही भाषा शैली आगे भी चलती रहे तो प्रदेश में क्या पूरे देश में कांग्रेस का सफाया निश्चित है। इमरती देवी कह रही हैं कि वो लीगल एक्शन लेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ऐसे क्या यहाँ पर इंदौर शहर में भी आप लोग लीगल एक्शन लेने का? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि माँ की पावन अहिल्या नगरी में इस तरह नारी का अपमान सहन नहीं होगा। जीतू पटवारी बिल्कुल इंदौर शहर में रहने के काबिल नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि लीगल एक्शन इस पर लिया जाएगा और साथ ही उनके घर का घेराव किया जाएगा। लगातार बीजेपी प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर हमलावर है। कैमरा नंदन सिंह पवार के साथ रवि अमरा सिसोदिया, इंदौर। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को बुधनी विधानसभा के रेहटी, शाहगंज सहित कई गांवों में पत्नी साधना सिंह के साथ जनसंपर्क किया। साथ ही बुधनी में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि आप सब लोग शिवराज बनकर प्रचार करें। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे कहा जा सकता है कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी को जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और एमपी में सभी 29 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजय होंगे। मध्य प्रदेश की जनता तीसरी बार फिर से पीएम के पद पर सुशोभित होते हुए देखना चाहती है। मोदी जी के प्रति स्नेह, श्रद्धा और भक्ति का भाव है और जब मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, बड़े अंतर से जीत रही है। तो वहीं 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान होना है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 7 सीटों में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बैज ने बीजेपी प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रत्याशी खरीदो, डराओ, एफआईआर करो, बीजेपी में बुलाओ, यही कर सकते हैं। हार के डर से भाजपा बौखला गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बिलासपुर दौरे पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में केवल जनता को लूटने और ठगने का काम किया है। विपक्षी गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा कि इनका लक्ष्य केवल मोदी जी को हराने का है। ये आपस में भी लड़ते हैं। ठगबंधन में ना कोई नेता है।
उन्होंने खेड़ा के बहाने प्रियंका गांधी को घेरते हुए कहा कि सबसे पहले प्रियंका गांधी को अपने प्रवक्ता के साथ हुए बर्ताव पर चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस ने जनता के लिए कभी कुछ किया है? कभी भी। ये पिछले 5 साल में तो उसने पूरा जनता को लूटने का, ठगने का काम किया। आज इसके पहले भी जब देश में सरकार थे तो उनका एक नेता जेल में, एक नेता बेल में रहता था। वो तो मोदी जी का 10 साल का जो सुशासन है, और देखिए इस 10 साल में कितना तेज रफ्तार से 5वें स्तर पर, हमारा पूरे विश्व के मानचित्र पर हमारा देश, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हुई है। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिलाई नगर विधानसभा में आशीर्वाद रैली निकाली। रैली में शामिल होने के पहले विजय बघेल गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद और दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह उन्हें ऊर्जा दे रहा है और जनता का आशीर्वाद उन्हें जीत दिलाएगा। विजय बघेल की रैली में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर राहुल गांधी पर जुबानी हमला भी किया। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता उन्हें भगा चुकी है और अब वे रायबरेली के साथ वायनाड में भी चुनाव हारे जाएंगे। शुभ के काम के लिए गणेश जी के प्रथम पूजा के साथ ही शुरुआत की जानी चाहिए। उसी परंपरा का निर्वहन कर आज हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं और कितना उत्साह है, कितना उमंग है। आप देख रहे हैं भाइयों में, बहनों में, युवा साथियों में, ये जीत, प्रचंड जीत की ओर अग्रसर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। विजय बघेल जी का जन आशीर्वाद रैली के तहत पूरे जनता से आशीर्वाद लेकर के आने वाले 7 मई को सब लोग कमल फूल पर बटन दबा करके विजय बघेल जी को यहाँ से सांसद जन आशीर्वाद रैली निकाली। अमेठी हार चुके, भग गए, वायनाड में हार रहे हैं, अब रायबरेली वाले देखें क्या करते हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक के भाई कैलाश नायक सहित सरसीवा नगर पालिका उपाध्यक्ष किशन शर्मा, जिला पंचायत सदस्य बिलासा सारथी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। कैलाश तरिया बरमकेला क्षेत्र के मजबूत चेहरे हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रकाश नायक के चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी। वे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रकाश नायक के घर विधायकों के साथ बोरेबासी भी खाया था। इससे कुछ ही घंटे बाद अचानक कैलाश ने रायपुर जाकर भाजपा में प्रवेश कर लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि क्षणिक लाभ के लिए कुछ चेहरे अगर भाजपा प्रवेश करते हैं तो इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता का भरोसा खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक दबाव बनाकर, ब्लैकमेल कर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी प्रवेश करा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे बड़े नेता और अच्छे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो रहा है। कांग्रेस के अंदर भगदड़ मचा हुआ है। सभी लोग चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित रहे। हाँ, कांग्रेस को नफा वाली तो कोई बात नहीं है और बीजेपी में आने की जो होड़ है तो इसके पीछे तो मुख्य कारण है कि बीजेपी प्रदेश की सत्ता में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहा है। उन्होंने शुक्रवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं अमेठी की जगह रायबरेली का रुख करने पर बीजेपी राहुल गांधी पर तंज कस रही है। जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि अमेठी की जनता का राहुल गांधी से और राहुल गांधी का अमेठी की जनता से मोह भंग हो चुका है। वायनाड से भी उन्हें हार का खतरा दिख रहा है। यही वजह है कि अब वो रायबरेली से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अमेठी की जनता से उनका मोह भंग हो गया है और अमेठी की जनता का उनके साथ मोह भंग हो गया है। वो कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रायल अपना रहे हैं कि शायद रायबरेली की जनता उनको साथ दे देगी, उनकी माँ के नाम पर, उनकी दादी के नाम पर। समय गुजर गया है, अब न रायबरेली में उनके प्रति कोई समर्थन बचा है, न अमेठी में समर्थन बचा है। वो हिंदुस्तान भर से साफ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से कोई उम्मीद नहीं लगाएं। ये बात सच है कि वायनाड में उनको हार का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी किस्मत को अमेठी रायबरेली में आजमाने के लिए आ रहे हैं।
इधर गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया लगातार व्यायाम जनता के बीच जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांग रहे हैं। शुक्रवार को भी महाअरिमन सिंधिया लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि विकास और प्रगति के लिए सही चुनाव करना जरूरी है। जो आपको अपना परिवार का सदस्य मानता है, ये चुनाव आपका उनके लिए है। ये चुनाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर एक संकेत देना होगा। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में देखते हुए मुझे कुछ विश्वास हो रहा है कि आप भी जानते हैं कि वो सदस्य कौन है जो प्रगति और विकास का मार्गदर्शन कराएगा। वो आपके परिवार के मुखिया हैं और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं जानता हूं कि आपके आंखों में देखते हुए मुझे कुछ विश्वास हो रहा है कि आप भी जानते हैं कि वो सदस्य कौन है जो आपको प्रगति और विकास के मार्गदर्शन कराएगा। वो आपके परिवार के मुखिया हैं और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। भिलाई निगम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव जीतने वाले वार्ड 24 के पार्षद नीतीश यादव को संभाग आयुक्त ने बर्खास्त कर दिया है। आयुक्त ने शुक्रवार को पार्षद के बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। मामले की शिकायत सिद्धार्थ यादव ने की थी। शिकायतकर्ता ने पार्षद के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने संभाग आयुक्त को 3 महीने के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। दरअसल हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि नीतीश ने ओबीसी वर्ग के होने का दावा किया था, लेकिन नीतीश ने सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किए गए आवेदन की पर्ची पर चुनाव लड़ा और नामांकन तक कोई जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। इधर शिकायतकर्ता ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें भरोसा था, छल से चुनाव जीतने वालों का पर्दाफाश हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने वाले पार्षद को बर्खास्त कर दिया गया है। निश्चित कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के सत्ता का दुरुपयोग था, जो उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके ऑनलाइन पर्ची के आधार पर निर्वाचन अधिकारी पे दबाव बना करके किया। उनको बर्खास्त किया गया और यह जीत सत्य की जीत है। ये जीत पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उच्च न्यायालय के पास, कमिश्नर साहब के पास मैंने आवेदन जो लगाया था, कमिश्नर साहब ने पार्षद नीतीश कुमार यादव को उसके पद से बर्खास्त किया। वहीं छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक आज शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने रायपुर पहुंचे और उन्होंने मांग की कि उन्हें पदों को निरस्त ना किया जाए। दरअसल बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का हक उनका है और बीएड डिग्रीधारियों को हायर सेकेंडरी के छात्रों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में ये नियमों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती निरस्त की जाए, उसके बदले में डीएड डिग्रीधारकों को मौका दिया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि उन्हें 6-7 महीने ड्यूटी करते हो गए हैं। ऐसे में अचानक उनकी भर्ती निरस्त किए जाने से उनकी परेशानी बढ़ी है। राज्य शासन भी हमारा पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष में रखे, क्योंकि भर्ती ही जो हुआ है पूर्णतः नियमता हुई है और ये रैंक लाए हुए और पढ़ाई लिखाई करके अपना स्थान बनाए हुए लोग हैं। सरकार को हमारा पक्ष तो मजबूती से रखना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है सरकार से विनती करने का, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है मैम हम लोग के पास। हम लोग का रिजल्ट आ चुका था, विज्ञापन भी जारी हो चुका था, सब चीज़ हो चुका था, बस हम लोग का नियुक्ति नहीं मिला था। बस हमारी यही गलती है। तो राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को अपने संज्ञान में रखें और हमारे लिए कुछ न कुछ ऑप्शन रखें। धार के भोजशाला में एसआई सर्वे का शुक्रवार को 43वां दिन था। सर्वे की टीम सिर्फ 6 घंटे ही काम कर पाई। शुक्रवार होने की वजह से दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह में मिट्टी हटाने का काम किया गया। दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा अरबी भाषा पढ़ने वाले कुछ नए सदस्य भी एएसआई टीम के साथ जुड़े हैं। इधर मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें उर्दू में कुछ लिखा है। सर्वे के बाद मुस्लिम समाज के कार्यवाहक ने तहसीलदार दिनेश उइके को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एएसआई पर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
घर बगल में मिट्टी हटाने का काम चला है। दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार बनने का काम चल रहा है। साथ ही पीछे पश्चिम में दीवार के लगे मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। और जो खेत में पानी निकाला था कल से, आज वहाँ मिट्टी हटाने का काम गति से चला है। मिसगाइड किया गया है कि जो पौहार वंश के सिक्के वगैरह निकले हैं तो वो बहुत पहले ही निकल चुके हैं और वो मुगलिया सल्तनत के सिक्के हैं, क्योंकि उसमें उर्दू में इंस्क्रिप्शन है, उर्दू में लिखावट है। वो भी आज टीम आई तो उन्होंने देखा है, वो सब पढ़ेंगे और उसमें जो भी सन निकलेगा और जो भी पता लगेगा उस हिसाब से वो इसमें सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट में। और ASI द्वारा जो अभी सर्वे किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद के अंदर वो फर्श है उसका 6 फीट खुदाई हुई है। मस्जिद के दक्षिणी तरफ पीछे न्यू के पास में करीबन 20 फीट गड्ढा खोद दिया गया है और साइड में भी 6-6 फीट के गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे मस्जिद की दीवार को नुकसान होने का खतरा है। लोकसभा चुनाव के बीच MSP पर गेहूं खरीदी को लेकर सरकार असफल नजर आ रही है। प्रशासन किसानों को खरीदी केंद्र तक लाने में सफल नहीं हो पा रहा है। नतीजा ये है कि प्रदेश में टारगेट से 10% तक भी गेहूं की खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। जबलपुर जिले में हालत बेहद खराब है। किसान खरीदी केंद्र की बजाय घाटे में खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक खरीदी केंद्रों में इस बार प्रशासन ने गुणवत्ता को लेकर इतनी सख्त नियम बना दिए हैं जिससे गेहूं रिजेक्ट हो रहा है। इधर कलेक्टर बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को बाजार में ज्यादा दाम मिल रहा है, इसलिए वे बाजार में गेहूं बेच रहे हैं। अब माल साफ चाहिए उन्हें। माल साफ तो किसान अपन नहीं दे पाए, अपने पास उतनी मशीनें उपलब्ध नहीं है। अब जैसे भी मतलब अपने पास निकलो सब अपन उस हिसाब से बेच दिए थे। किंतु केंद्र में तो उन्होंने व्यवस्था भी की है 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से। तो खर्चा भी तो ज्यादा पड़ा थे। हाँ, ये चीजें सरकार फ्री करे तो अपन दे हैं। पिलाऊ चलवाना है, घर का शादी आदि की है बच्ची की, अभी तत्काल में पैसा लेना पड़ता है थोड़ा, इसलिए 2315 में बेचने में फायदा है। अब तत्काल पैसा मिल रहा है और भी समस्या रहती है हम लोगों की। क्या चाहते, कितना रेट मिलना चाहिए था? और वही 2700 रुपये मिलना चाहिए जो बोला था सरकार ने। किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है और यदि मंडी में जाके बेचते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि किसान को मार्केट में अच्छा रेट मिले। यदि मार्केट में उनको अच्छा रेट मिल रहा है और मार्केट जाके बेच रहे हैं वो मंडी में या व्यापारियों को, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। वहीं सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार करते बाघ के दीदार हुए हैं। टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटक ने शुक्रवार सुबह बाघ को देखा और शिकार करते उसे मोबाइल फोन में कैद कर लिया। फिलहाल सोशल मीडिया पर बाघ का शिकार करते हुए वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शिकार करते हुए बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क में बाघ और उनके शावकों के साथ पर्यटकों में तेज गर्मी का असर दिखाई देने लगा है, जिससे बचने के लिए पार्क प्रबंधन ने हर 2 किलोमीटर के दायरे में जल स्रोतों का निर्माण किया है। इन जल स्रोतों में टैंकरों की मदद से पेयजल भरा जा रहा है, जिसमें बाघ अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित भी किया जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में वन प्राणियों के लिए जो हमारे तालाब है वो पर्याप्त है और हमारी जो वन प्राणी प्रबंधन की गाइडलाइन है उसके अनुसार हर 2 स्क्वायर किलोमीटर में एक पानी का स्रोत होना चाहिए, तो वो उपलब्ध है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।